नमस्कार सबको। मेरा आवाज आ रहा है? नमस्कार हाँ नमस्कार। नमस्कार सेन साहब। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सेन साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबको नमस्कार जी। नमस्कार सबको सर। नमस्कार। पटेल जी, आपके पीछे लग रहा है कि नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं पीछे अलमारी में। पुस्तकें हैं, पुस्तकें। अच्छा अच्छा अच्छा, दूर से ना बड़ा नोट वोट लग रहे हैं ये। मुहूर्त अभी अच्छा जा रहा है ना। रंजीत जी, आप कहाँ से हैं? जौलपुर जिले, मध्य प्रदेश। और एमपी से? अच्छा, जबलपुर। हाँ। रणजीत जी, आप दिन में अनम्यूट बहुत होते हैं क्लास में, तो थोड़ा ध्यान रखा करो। अच्छा, हाँ। हाँ, ज्यादा बार हो जाते हैं तो उसमें ध्यान जो है ना वो भंग हो जाता है। हम्म, आप उसको ठीक। म्यूट अनम्यूट इस खटका को परेशान करते रहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखो, उससे थोड़ा क्लास में परेशानी हो जाती है। ठीक है। दिन में कौन सा क्लास है? राकेश राकेश दिवी जी, नमस्कार। आप कहाँ से हो? अयोध्या से सर। अयोध्या। अच्छा अच्छा। आप ऐसे क्या करते हैं? राजकीय इंटर कॉलेज में टीचर हैं। नाइस, वेरी नाइस। अल्पना जी, कहाँ से आप? नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार नमस्कार गुरु जी, गुरु जी नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम भाई। प्रणाम सर। नमस्ते गुरुजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। कुशांकुश सरोहा जी, नमस्कार। बहुत दिन बाद दिखाई दे। नमस्कार। प्रणाम पदिया जी। चलिए, अच्छा है आप भी क्लास में आए हुए हैं। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम तबे जी, नमस्कार। सर ये कौन सी ओल्ड स्टूडेंट वाली क्लास है? अचानक में कोई लिंक आई थी आज। हाँ, आज आपको लिंक गई। ये अचानक आई कोई, वो आपके ओल्ड स्टूडेंट की जो क्लास लेते हैं वो वाली है? कौन सी है? नहीं, ये तो मुहूर्त की क्लास है। अरे सॉरी सॉरी सर। हाँ, मैं मतलब गलत अटेंड कर रहा हूँ। फिर तो क्या है कि आई कोई हैव नॉट ज्वाइन मोर, और मैं तो ये ओल्ड स्टूडेंट की क्लास है उस बहाने ज्वाइन कर लिया मैंने, तो मेरे पास हाँ, लिंक कैसे आई मेरे को नहीं पता। पता नहीं। अचानक। आपको और सब क्लास का लिंक जाता है तो उसने सब में जोड़ दिया हो। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सर, सॉरी। कोई बात नहीं। अरे अरे कोई बात नहीं। आराम से प्रणाम गुरुजी। इसे किसी ठीक भी है, क्लास दिया को दिया अटेंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दिया दिया। गुरुजी और प्रणाम। प्रणाम मृत्युंजय जी। प्रणाम गुरुदेव। रविंद्र जी प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जी जी, अरे हो गया सर। अब आगे पढ़े लिखे तो। गुरुजी क्षमा चाहते हैं, हम क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, इलेक्शन ड्यूटी में थे इसलिए। अच्छा, तो कोई बात नहीं। अभी तो और इलेक्शन बाकी है, ड्यूटी पूरा कर लीजिए। जी जी जी। तो अभी तो 3 चरण हुआ है, अभी शायद 7 चरण है ना।
जी गुरुजी। और चौथे चरण में फिर से ड्यूटी दे दिया है। मधुबनी जिला के कौन सा प्रखंड है? ये हरलाखी, नेपाल बॉर्डर के पास। हाँ ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। जी दरभंगा से ज्यादा अच्छा मधुबनी जिला। जी दरभंगा में थोड़ा मुस्लिम बाहुल हो जाता है तो उस इलाके में प्रॉब्लम होती है, जी। लेकिन मधुबनी में वैसा नहीं है, इसीलिए ठीक। हाँ। तो हम लोग तिथियों के विषय में पढ़ रहे थे और जानकारी तिथियों की ही ले रहे। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था 1 2 3 4 5। 5 का मतलब 12 पंचे 60 डिग्री, और फिर 6 7 8, 6 7 8 9 10, फिर 12 पंचे 60 डिग्री, फिर 11 12 13 14 15, फिर 12 पंचे 60 डिग्री। शुक्ल पक्ष में प्रारंभिक 5 तिथियां अशुभ, मध्य की 5 तिथियां शुभ, और अंत की 5 तिथियां मध्य की 5 तिथियां मध्यम, और अंत की 5 तिथियां शुभ। और कृष्ण पक्ष में प्रारंभ की 5 तिथियां शुभ, मध्य की मध्यम, और अंत की 5 तिथियां अशुभ। ये चंद्रमा के आकाश में आकार के आधार पर बोलते हैं कि क्या गुरुजी पढ़ा देते हैं आकाश में आकार के आधार पर। तो चंद्रमा जितना बड़ा है ना उतना ही शुभ है, और जितना छोटा होते गया उतना अशुभ है। ये ग्रेजुअली शुभ और अशुभ होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है इसको इसी तरह से समझना है कि आकार के आधार पर हम इस बात को आप लोगों को रखें। उसके बाद बात आ जाती है कि हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा और पिछले क्लास में ये याद करने का प्रयास किया कि प्रथमा से, द्वितीया से, तृतीया से चलिए, तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, इन सबका जो है स्वामी कई जगहों पर देवता जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। कौन? तो प्रथमा के लिए अग्नि, द्वितीया के लिए ब्रह्म, तृतीया के लिए गौरी, चतुर्थी के लिए गणेश, पंचमी के लिए नाग, षष्ठी के लिए कार्तिकेय, सप्तमी के लिए रवि, अष्टमी के लिए शिव, नवमी के लिए गौरी, दशमी के लिए यमराज, एकादशी के लिए तीसरे देव, द्वादशी के लिए हरि, त्रयोदशी के लिए काम, और चतुर्दशी तिथि के लिए शिव। और जो 15वीं तिथि है उसको पूर्णिमा या अमावस कहते हैं, उसके लिए जो है क्या नाम कहते हैं, चंद्रमा है। ये याद करने की बात है, ये याद हो जाएगा, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद जो है तिथियों को 5 भागों में बांटा गया, और उसका अलग अलग नाम बताया। वो भी बड़ा साधारण है समझना, उसको भी समझ लेंगे। और हमेशा संस्कृत और हिंदी में कहा गया है कि नाम के अनुसार ही गुण होता है। ये हमेशा से समझिएगा, नाम खराब है तो गुण खराब होंगे, नाम अच्छा है तो गुण अच्छे, ठीक है। तो नाम के अनुसार ही गुण की चर्चा की गई। तो 5 तिथियां हैं और 5 तिथियों का नाम अलग अलग है, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
नंदा, आप लोग भी नंबर से लिखिए, भद्रा, जया, रीता, और पूर्णा। नंदा, भद्रा, जया, रीता और पूर्णा। बहुत सारे ऐसे हिंदी और संस्कृत के शब्द हैं जिसका गूगल मीनिंग नहीं बता पाता, जबकि अब तो गूगल से भी बड़ा एक टूल आ गया, एआई टूल, ठीक है, तो वो अब बता पाता है नहीं पाता, वो तो आगे जब प्रयोग में लाएंगे, कभी सीखेंगे तब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे हिंदी शब्द हैं जिसका कि मैं भी सोचता हूँ कि इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग को मिलना चाहिए, हमको नहीं पता, लेकिन वो गूगल नहीं दे पाता, कुछ से कुछ बताना शुरू कर देगा। और वही है, जब गूगल मैप कब लाएगा तो आपको लेफ्ट राइट करा करके जान ले लेगा। इसी तरह गूगल में जब कोई भी चीज खोजने लगेगा और उसको पता नहीं है तो आपको पूरा संसार पढ़ाना शुरू कर देगा कि आपको जो मर्जी में पढ़ो लिखो, आपको और भटका देगा, आपका टाइम फिर बहुत बर्बाद करता है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार की तिथियां हैं, 30 तिथियां हैं, इसको 5 विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। इसमें पहले प्रकार को नंदा, दूसरे प्रकार को भद्रा, तीसरे प्रकार को जया, चौथे प्रकार को रिक्ता और पांचवें प्रकार को पूर्णा कहा गया। तो इसको भी जैसे हम लोग, आपने देखा होगा, बेसिक में पढ़ाया हुआ है, राशियों के लिए अग्नि पृथ्वी वायु जल क्रम से लिखते हुए चले जाते हैं, वो क्लियर हो जाता है। उसी तरह इसमें भी क्रम से लिखते आइए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, त्रयोदशी कह सकते हैं, चतुर्दशी, 15वीं। तो 1 6 11 अर्थात प्रथमा, षष्ठी और एकादशी, ये जो 3 तिथि हैं इसको नंदा तिथि कहें, ठीक है। ये एक ग्रुप हो गया, एक बंच हो गया तिथियों का, तो इसको क्या कहेंगे, नंदा तिथि। अब नंदा तिथि में अब ऐसे हम कहना जो है सो समझने वाली बात है, आगे आप लोग ज्यादा समझिएगा। 1 2 3 4 5, आप लोग अशुभ और शुभ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये अशुभ, ये अशुभ, ये अशुभ, ये अशुभ, ये अशुभ हो गया। 6 7 8 9 10, ये शुभ, ये मध्यम, ये मध्यम, ये मध्यम, ये मध्यम, ये मध्यम, और 11 12 13 14 15, ये अशुभ, अशुभ अशुभ जान सकते हैं, ये शुभ अशुभ जो भी है। अर्थात एक तिथियों में शुक्ल पक्ष के हिसाब से और कृष्ण पक्ष के हिसाब से, दोनों के हिसाब से शुभ अशुभ और मध्यम तीनों प्रकार की तिथियां आ रही हैं। ये आप लोगों को मतलब समझ में आ रहा होगा। जैसे कि वहां हम कहते हैं
कि जो पृथ्वी तत्व की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, उसमें चर, अचर और द्विस्वभाव तीनों प्रकार की राशियां आती हैं। उसी तरह से यहाँ जो हमने शुभ, मध्यम और अशुभ लिखा, आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में इसको अलग अलग डिवाइड करके समझ सकते। क्लियर हो गया? अब होता क्या है, बोला जाता है शुभ योग। आप लोग देखते होंगे पंचांग में लिखा रहता है सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, गुरु पुष्ट योग, है ना, सिर्फ सिद्ध योग। तो योग का मतलब तो जोड़ा, एक और एक दो, तभी तो योग ना। राम के साथ सीता भी तो योग है, तो राम के साथ लक्ष्मण दो हो गए, योग हो। गुरु के साथ शनि भी योग है, पत्रिका में यदि आप समझना चाहें। नंदा तिथि के साथ शुक्रवार एक योग बन गया। तो कई ऐसी ऐसी बातें हैं जिनमें पांचों का वर्णन नहीं किया जाता, सिर्फ 2 या 3 योगों से के कारण 2 या 3 अंगों को लेकर के और सिद्ध योग जैसे योगों का निर्माण, अशुभ योग या शुभ योग जैसे योगों का निर्माण कर दे। शुभ और अशुभ योग ही कहना ज्यादा उत्तम है। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई जरूरी नहीं है कि तिथि भी होगा, वार भी होगा, नक्षत्र भी होगा, योग भी होगा, करण भी होगा, कोई जरूरी नहीं। तिथि और वार मिलके योग हो गया, तिथि वार नक्षत्र मिलकर के योग हो गया, तिथि नक्षत्र मिलकर के अलग योग बन गया। तो ऐसा भी होता है, तो इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। वार पढ़ाने की जरूरत नहीं है, 7 वार है, ये हम लोग जानते हैं। अलग अलग जगहों पर वारों में जो शुभ वार है वो गुरु, बुध, गुरु, शुक्र, ये 3 शुभ वार कहे जाते हैं। उसके अलावा मंगल, शनि और रवि, ये तीनों को अलग अलग कार्यों में प्रयुक्त करते हैं तो अच्छा मानते हैं, और अलग अलग कार्यों में प्रयुक्त करने पर बुरा मानते हैं। इसको आगे हम लोग समझेंगे। तो अब यहाँ क्या है, ये तिथि है, तिथि प्लस वार इक्वल टू सिद्ध योग। अभी हम सर्वार्थ सिद्ध की बात नहीं कर रहे हैं या और कोई विशेष सिद्ध की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अभी एक तिथि आ रही है अक्षय तृतीया। आप लोगों ने प्रोग्राम बनाया होगा कि अक्षय तृतीया को क्या क्या करना है, ठीक है ना। कई लोगों के प्रोग्राम में होगा कि सोना जेवर खरीदना है, कई लोगों के प्रोग्राम में होगा कि थोड़ा मंत्र जप कर लेंगे, कई लोगों का होगा कि इस दिन कोई मुहूर्त अच्छा सा कर लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं या और कुछ कर लेते हैं। क्योंकि कहा गया है कि इस दिन किया हुआ कार्य क्षय नहीं होता। हम तो ईश्वर को याद कर लेंगे, यही क्षय ना हो तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी लगता है, मैं आप लोगों के साथ हमेशा चर्चा करते रहता हूं कि अरे बड़े बड़े हमारे योगी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, जो सनातन को मानने वाले हैं,
वेद शास्त्र को मानने वाले हैं वो ज्योतिष की आलोचना करते हैं, तो मन में बड़ा तकलीफ होता है। तो उसके लिए कुछ चैलेंज भी है। यदि आप वेस्टर्न दुनिया के पिछलग्गू हो गए तो ये आपकी बात, और अपने सनातन को मानते हैं तो अलग बात है। आप अपने व्यवस्था को समझने के लिए सनातन को मानते हैं और सनातन धर्मावलंबियों को ही अपना शिष्य बनाते हैं, और व्यवस्था से बाहर जाते ही यथार्थ को झुठलाने का प्रयास करते हैं। तो आज फिर से हमने वो शिवानी ब्रह्म कुमारी की जो प्रवचन करता है, उन्होंने एक अलग प्रकार का ज्योतिष का वर्णन किया, जो ज्योतिष का वर्णन है ही, लेकिन हम आप जो ज्योतिष करते हैं इसको सिरे से खारिज करते हैं। ठीक, आपके पास ज्ञान है, आप उसके आधार पर अपनी पॉपुलैरिटी को प्राप्त हुए हो, लेकिन जिसके विषय में बोल रहे हो उसको जान भी तो लो कि कितना सही है और कितना गलत है। अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जिस दिन सूर्य मेष राशि में होगा और चंद्रमा वृष राशि में, चाहे वो इस साल हो या सैकड़ों साल बाद हो, हजारों साल बाद हो, लेकिन ये घटना घटेगा ही घटेगा कि सूर्य मेष राशि में होगा और चंद्रमा वृष राशि में। केपलर के सिद्धांत के आधार पे बता तो दे कोई दिन ऐसा। हम लोग कहते हैं कि अमावस को ही सूर्य ग्रहण होगा और पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण होगा, आज हो या 1000 साल बाद हो। जो सूर्य पर आधारित केपलर का सिद्धांत चलता है वो बता तो दे कि पूर्णिमा को 1 तारीख फिक्स कर दो भाई, 15 तारीख को पूर्णिमा होगा, 15 तारीख को सूर्य ग्रहण होगा और 30 तारीख को चंद्र ग्रहण होगा। कुछ तो करो, न करते हुए देखे जाते हो, लेकिन फिर भी क्या कहते हो, ये वेदांत कुछ है ही नहीं, ज्योतिष कुछ नहीं। तो इस गणना को समझना भी आपके लिए मुश्किल है। तो हमारा कहना है कि हम लोग छोटी छोटी बातें बता देते हैं, इसको आपको साधने में मुश्किल है, लेकिन बड़े लोग और ओछी बातें बोल करके निकल जाते हैं, और लोग उसको जो आपके फॉलोवर्स हैं वो तो मानते ही हैं। एक तो हमारा ज्योतिष मित्र इसको बर्बाद करने में तुला है, दूसरा कि दूसरे साधक, कोई शिव के साधक हैं, उसको वेदांग नहीं मानना है, कोई पतंजलि के साधक हैं, उसको वेदांग नहीं मानना है। तो आप फिर क्या मानते हो? सनातन धर्म में जो कहा गया, अगर आपके बारे में पूछ लिया जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बताना कि आप कहाँ कौन से अंग से जुड़े हो। रियलिटी में पूछ लिया जाए, 4 वेद है, 6 वेदांग है, एक आदि काव्य है हमारा रामायण, 18 पुराण है, 108 है, तो उससे भी ज्यादा उपनिषद है, 6 दर्शन है हमारे, जो हमारे सनातन धर्म को परिलक्षित करता है। इस 6 वेदांग में से एक वेदांग को सिरे से खारिज करना और उसके विषय में गलत बोलना, ये तकलीफ देता है। चलिए क्या कीजिएगा, हम लोग सुन लेते हैं। और हमारे इसमें जो बड़े बड़े महंत हुए ना,
बड़े बड़े आचार्य हुए, उन्होंने पैसा संभाला और अपने रास्ते निकल गए। उनको विरोध भी नहीं करना, विरोध का भी स्वर कहाँ से उठेगा पता नहीं। चलिए, तो तिथिवार, तिथि प्लस वार इक्वल टू सिद्ध योग बनता है। तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, नंदा तिथि प्लस शुक्रवार, ये सिद्ध योग हो जाएगा। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं सिद्ध योग, भद्रा तिथि प्लस बुधवार, जया तिथि प्लस मंगलवार, रिक्ता तिथि प्लस शनिवार, पूर्णा तिथि प्लस रविवार, ये सिद्ध योग बन गए। सर इसका वीरवार है शायद, पूर्णा का गुरुवार आएगा जी, इसका गुरुवार है। पूर्णा का गुरुवार आएगा जी। हाँ, गुरुवार है, गुरुवार। पूर्णा के लिए गुरुवार है। पूर्णा के लिए गुरुवार है जी। ये पूर्णा अंडे के लिए मंडे गुरुवार है। कुछ नहीं है। सच बोल रहे हैं आप लोग? पढ़ा तो हाँ, गुरुवार है आपका जी। वीडियो में मिला है। हमारे Yeah, वीडियो में मिला है तो गलत मिल गया है लगता है। No, Purna is Thursday, Guruji. Madhu is sorry. मैं थोड़ा किताब ढूंढ रहा हूँ। नहीं, वो पुराने पुस्तक में है लोग गुरु जी, गुरु में पूर्ण है। मुहूर्त चिंतामणि में दिया है मुहूर्त सर, चिंतामणि में गुरुवार है। दिया हुआ है। हाँ, 11 नंबर पेज में। क्लास ओके। यहाँ तो पूर्णा के लिए गुरुवार लिखा गया है। चलिए पूर्णा के लिए गुरुवार लिख, को लगता है कि हमने कहीं पढ़ा रविवार और वो हमारे दिमाग में अटका हुआ। चलिए कोई बात, ठीक है। यहाँ सिद्ध योग में नंदा तिथि संज्ञा चक्र में दिया हुआ है, मुहूर्त चिंतामणि में, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब आ गया। तो अब क्या है, यदि कोई अचानक से हमारे पास आ जाता है, छोटे मोटे कार्यों को लेकर के कि गुरु जी बताइए, मुहूर्त बताइए, तो ये सिद्ध योग भी बता सकते हैं। आज कौन सा दिन है? 10वीं है, आज गुरुवार है, जाओ कर लो, काम करो, कोई बात नहीं, सिद्ध योग। आज चौथी नवमी चतुर्दशी है, शनिवार है, जाओ काम कर लो, कोई बात नहीं। शनिवार है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिद्ध योग बन गया। तो हम लोग इस तरह से कार्य को कर लेते हैं, हम लोग इसको चूकते नहीं। क्लियर हो गया? तो ये चीज आप लोगों को याद रहना चाहिए। ये अतुल बिंद्रावन जी बताइए क्या प्रश्न है? अतुल बिंद्रावन जी। गुरु जी, मैं ये पूछ रहा था कि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष का कोई फर्क नहीं पड़ता है? ना, ये दोनों पक्षों के लिए। ठीक, थैंक यू। बता सर, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने कहा कि शुक्ल पक्ष की जो फर्स्ट 5 तिथियां होती हैं वो अशुभ होती हैं, तो वो अशुभ का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्या बोले आप? जो शुक्ल पक्ष की फर्स्ट 5 तिथियां होती हैं जिसको हम अशुभ मानते हैं,
तो अगर उस अशुभ तिथि के साथ ये वाला वार पड़ रहा है तब भी वो सिद्ध योग में ही माना जाएगा। सिद्ध योग ही माना जाए। जी सर। ठीक हो गया। जी सर। आगे बढ़ लेते हैं। अब ऐसा भी तो होगा ना कि नंदा भद्रा के साथ कुछ नक्षत्र कुछ तिथियां ऐसी हो जो अशुभ या दग्ध योग बनाता हो। ये तो योग बना रहा था। अब नंदा भद्रा जया पूर्णा तिथि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब वो याद हो गया होगा आपको। अब ये वार लिख लीजिए यहाँ और इधर नक्षत्र लिख लीजिए। तो कहा जाता है कि नंदा तिथि को रविवार हो, दग्ध योग, इसमें काम नहीं करना है। नंदा तिथि को रविवार हो और भरणी नक्षत्र हो तो हमको कोई शुभ कार्य नहीं करना। फिर सोमवार को भद्रा हो और चित्रा नक्षत्र। अब इसको पहले हम 7 बार लिख लेते हैं, उसके बाद करना आसान हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, उस हिसाब से लेकर के। मंगल वार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। नंदा तिथि हो और मंगलवार हो और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो, ये भी अच्छा नहीं कहलाएगा। जया हो और बुधवार हो और नक्षत्र जो है धनिष्ठा हो, ये भी शुभ योग नहीं कहलाएगा। गुरुवार हो और रिक्ता तिथि हो, गुरुवार हो, रिक्ता तिथि हो और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो तो ये सही नहीं कहलाएगा। शुक्रवार हो और भद्रा हो और नक्षत्र ज्येष्ठा हो, ये 6 नंबर होगा। और 7 नंबर शनिवार हो और पूर्णा हो और रेवती हो जाए, ये भी दग्ध योग, अर्थात इन योगों में कार्य करना बहुत अच्छा नहीं कहा गया। समझ गए? तो ऐसे योगों को समझने की जरूरत है।
यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया? अब क्या हो गया, नंदा में देखिए रविवार मंगलवार आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अलग से समझने का जरूरत है। यदि हम नक्षत्र भूल जा रहे हैं तो हम लोगों को ये याद रखना है, नंदा के लिए, भद्रा के लिए, जया के लिए, रीता के लिए और पूर्णा के लिए। तो नंदा के लिए कौन कौन हो गया, रविवार और मंगलवार, ये दोनों अच्छा नहीं है। भद्रा के लिए सोमवार और शुक्रवार अच्छा नहीं है। जया के लिए बुधवार अच्छा नहीं है। रीता के लिए गुरुवार अच्छा नहीं है। और पूर्णा के लिए शनिवार अच्छा है। तो 2 2 4 3 7 ये आप लोगों को आ गया। तो ये भी अशुभ योग के श्रेणी में आप, तो नंदा रविवार मंगलवार, भद्रा सोम शुक्र, जया बुधवार, रीता गुरुवार और पूर्णा शनिवार, ये तिथि जो है अच्छा नहीं है। इसको भी समझ लीजिएगा। अगर ये हम भूल गए तो ये भी यदि हमको याद है तो उसको देखने की जरूरत कहाँ पड़ेगी, फिर नक्षत्र क्यों देखने के लिए जाएंगे। तिथि और वार से ही इस चीज को खारिज कर देंगे, हटा देंगे और विषयों को लेकर के आगे बढ़ जाए। क्लियर हो गया आप लोगों को? सर फिर नक्षत्र क्यों दे रखा है इन्होंने, मतलब तीनों को ऐड नहीं करना? करना है। हम आपको देखिए क्या है, कहाँ से सवाल आया था? सर मैं बोल रहा हूँ सर योगेश। हमने कहा कि तीसरे की जरूरत तब जब ये नंदा के साथ शुक्रवार है, तब हमको जरूरत पड़ जाएगा तीसरे में क्या, और कोई भी नक्षत्र हो, भरनी छोड़ करके तो अच्छा है, भरनी और उत्तराषाढ़ा छोड़ करके। अब हमने कहा कि एक तो ये वाला है जिसको दग्ध योग कहते, लेकिन अशुभ योगों में ये भी आ जाता है कि नंदा को रविवार मंगलवार पड़ गया तो अब नक्षत्र देखने की जरूरत कहाँ है, पहले ही खारिज कर देंगे कि नहीं हो, ये तिथि नहीं बनेगी। समझ रहे हैं बात को योगेश जी? तो सर फिर नक्षत्र हमें तब लेना है जब जैसे मान लीजिए भद्रा के लिए बुधवार है, तो मान लीजिए भद्रा को बुधवार के दिन चित्रा नक्षत्र तब पड़ हम रहा है। नक्षत्र, तब नक्षत्र चेक कर लेते हैं कि अगर नक्षत्र से पड़ गया तो अब भद्रा के लिए चित्रा नक्षत्र पड़ गया और बुधवार पड़ गया, तब फिर हम नहीं लेंगे। ठीक है सर। तो इसीलिए उसकी जरूरत हम, ये साधारण रूप से याद हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? जो याद हो जाए उसको अलग से समझने की जरूरत है। मुहूर्त में हमने सबसे बड़ी बात क्या है, याद रखना बड़ी मुश्किल है। तो जितना याद रहे वो अच्छा है, और जो ना याद रहे उसको रटा जाए, याद करने का प्रयास किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। आगे बदलानी जी बताइए क्या? प्रणाम गुरु जी। ये इसमें दग्ध योग और अशुभ योग में क्या फर्क है सर? यस, एक ही बात है। दग्ध का मतलब है वो भी गलत ही है, अच्छा योग नहीं बोला जाता है। बहुत शाब्दिक अर्थ हम बताने में सक्षम नहीं है, लेकिन दग्ध का मतलब वही है कि वैसा योग जिसका कि उपयोग न किया। धन्यवाद गुरु। आगे आ जाइए, अधम योग। इसमें आसान होगा आप लोगों को, जिस तरह से थोड़ा बहुत आसान हो जाए वो लिखाने का प्रयास करते हैं।
अधम योग। ये जो है ना तिथि प्रारंभ करनी है, षष्ठी तिथि से ले रहे हैं, तो तिथि और वार, तिथि और वार, तो षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी और द्वादशी, ये तिथि है। अब इसके साथ वार आएगा, तो षष्ठी तिथि के साथ शनिवार, यदि हो तो अधम योग। सप्तमी तिथि के साथ शुक्रवार यदि हो तो अधम योग। अष्टमी तिथि के साथ गुरुवार हो तो अधम योग। नवमी तिथि के साथ बुधवार हो तो अधम योग। दसवीं तिथि के साथ मंगलवार हो, अधम योग। एकादशी तिथि के साथ सोमवार हो तो अधम योग, और द्वादशी तिथि के साथ रविवार हो। अधम योग में तिथि और वार लिया गया, और षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, इन तिथियों को ही लिया जाना है, इसके अलावा और किसी तिथि को नहीं लिया जाए। तिथि ठीक हो गया। अब आप कहेंगे कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो आप जो है दोनों में इसको समझ सकते। तो अब यहाँ वार उल्टे क्रम में है, अब सभ्य अवस्था में। शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, और ये तिथि सभ्य क्रम में। तिथि को सभ्य क्रम में लिख लेंगे, षष्ठी से लिखना है द्वादशी तक, और वार को अब सभ्य क्रम में लिख लेंगे, तो हमारा ये पूर्ण हो जाएगा अथम तिथि। और नीचे लिख लीजिए, बुधवार को प्रतिपदा तिथि और रविवार को सप्तमी तिथि। बुधवार को प्रतिपदा तिथि और रविवार को सप्तमी तिथि भी अधम योग के अंतर्गत आता है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? गुरु ये भी अशुभ योग हुआ ना? जी, ये भी अशुभ योग है। इसमें भी हमको किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। गुरुजी प्रणाम। मैं बोलूं से कुछ इसमें हाँ, विषयोग बोलिए। भी, विषयोग भी आता है क्या कुछ? विष योग जहाँ आएगा वहां बताया जाए। धन्यवाद। तो सूर्य के कुछ घटित को कहीं कहीं विष योग में लिया गया है, उसकी बहुत जरूरत नहीं है, फिर भी हमारे नजर में आ जाएगा वहां पर। आगे यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक में अभी तक में बहुत ज्यादा रटने वाला जरूरत नहीं पड़ा है, और पढ़ेगा तो रटा जाएगा, क्या किया जाएगा, है कि नहीं? और जो रट लिया ना वो कभी भूलेंगे नहीं। आप लोग को पता है कि क ख ग घ ABCD से Z तक
और बचपन में पढ़ा हुआ पोयम, आपने तो बड़े होने पर भी पोयम पढ़ा होगा, और बचपन में 2 से लेकर के 10 तक का पहाड़ा, जिसको टेबल बोलते हैं, वो जो आपको याद है, वो इस कदर याद है कि आपको पता ही नहीं है कि कैसे याद है, और कभी नहीं भूलेंगे। 12 बजे रात में भी कोई उठा के बिठा के पूछे तो आप 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से 8 सब बता देंगे। लेकिन अगर कोई कहेगा 18 का टेबल सुनाना, तो फिर आप सोचने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय आप समझदार हो गए थे। 18 + 18 या 18 गुने 2 करके 36 निकालते थे, 18 गुना 3 करके 54 निकालते थे। तो ये आपको रोकेगा, वो फ्रिक्वेंटली नहीं आने देगा। लेकिन जहां आपने रट लिया था कि 2 का मतलब क्या है, 2 एकम 2 क्यों बोलते हैं, 2 दूनी 4 क्यों बोलते हैं, ये नहीं पता था, लेकिन रटे जा रहे थे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ए से एप्पल, बी से बॉल, जो आजकल बच्चे रटते हैं, और से अमरूद, आ से अनार, ये आप भूल नहीं सकते, कभी नहीं भूल सकते। कोई शब्द लिखना कठिन शब्द है, उसमें कौन सी मात्रा आएगी ये भूल जाएंगे, लेकिन क ख ग घ आ ये सब कभी नहीं भूलेंगे, ना कभी 2 का टेबल भूलेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हमने रट लिया। इसीलिए तो बहुत कुछ ऐसा है जो रट जाने के बाद एक मेमोरी में बैठा रहता। हम बचपन से चंडी पाठ पढ़ते आ रहे हैं, कई शब्द गलत पढ़ा बचपन में, तो आज तक गलत ही था। बहुत शब्द पिछले साल 2 सालों में मैंने ठीक किया है, ठीक है ना? तो बचपन से ही गलत पढ़ रहा था, पढ़ ही रहा था, किसी ने टोका नहीं। लेकिन अब क्या होता है कि यदि आप संस्कृत को सिर्फ देख करके पढ़ना शुरू कर लेंगे, तो वो उच्चारण अपने आप सही करवा लेता। संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसको आप गलत पढ़ते पढ़ते सही पढ़ने लगोगे, ऑटोमेटिक करेक्ट करा लेता है। और कोई भी भाषा ऐसी नहीं जिसमें ऑटोमेटिक करेक्शन संभव है। तो चलिए, अच्छी बात है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आगे पढ़ लेते हैं। बहुत कुछ ऐसी बातें होती हैं, थोड़ा सा आज उसके विषय में भी जान लेते हैं, आप लोगों को भी। अब उसका क्या कारण है नहीं पता हमको, हो सकता है कोई साइंटिफिक कारण रहा हो, ठीक है ना? ये जब विज्ञान नहीं था, तब भी जिसके घर में मांस मछली का प्रयोग होता है, तो कहा जाता था कि मछली के साथ दूध नहीं खाना। समझ रहे हैं? घी के साथ शहद का प्रयोग नहीं करना, जहर हो जाता। तो ऐसे कितनी बातें हैं जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है, बाद में उसको साइंस प्रूव करता है कि अगर ये दोनों मिल जाएगा तो ये जहर हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे वेद में भी ज्ञान की बातें भरपूर लिखी गई थी, ठीक है? जितना हम लोग आज विचार नहीं करते उससे ज्यादा लिखा गया था। तो वैसे स्थिति में किस तिथि को कौन सा कार्य न करें, ये बताया गया। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तिथि के बारे में तो नहीं बताया गया। षष्ठी तिथि से प्राप्त है, तो षष्ठी तिथि से आप लोग लिख लीजिए। षष्ठी तिथि तेल ना लगाएं, तो हम लोग छठे तिथि को तेल ना लगाएं, अगर याद रहे तो अच्छा है। सप्तमी तिथि को आंवले से स्नान न करें। तो अब जो ये आंवला है ना, ये कई प्रकार के आपके साबुन में या बॉडी वॉश में या फेस वॉश में इसका प्रयोग हो जाता है। इसका मतलब है कि सप्तमी तिथि को हमको कोई बॉडी वॉश या फेस वॉश या कोई साबुन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है।
अष्टमी तिथि को मांसाहार का प्रयोग न करें, अर्थात 8वीं तिथि को मांस मछली न करें, खाएं। अच्छा, इसका मतलब है क्या कि अन्य दिनों में आप खा सकते हो? बात को समझिएगा। तो ये हमारा धर्म इसका विरोधी नहीं है कि आप मांस नहीं खा सकते। कौन नहीं खाएगा? तो जिसको संन्यास ग्रहण करना है वो नहीं खाएगा। कई लोग बोलते हैं सनातन, कई लोगों ने, वो लालू का बेटा जो है सो मछली खा रहा था, नवरात्र चल रहा था, जो भी था, बड़ा ट्रोल हुआ। खाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको खाने पीने की लत है खाए पिए। कहीं भी शास्त्रों में ये नहीं लिखा गया कि ये नहीं खाना चाहिए, कि आपको मांस नहीं खाना चाहिए, कि आपको मदिरा नहीं पीना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा गया। आप खाइए पीजिए, अपने संतुलन में रहिए, ये हर जगह लिखा गया। और यहाँ लिखा गया कि अष्टमी तिथि को मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए। हम लोग अष्टमी तिथि को मांसाहार भोजन का परहेज करें। कई लोग बृहस्पतिवार को नहीं खाएगा, कई लोग मंगलवार हनुमान जी को मानने वाला है, 6 दिन पकड़ पकड़ के जो है तो चिकन खाएगा, मटन खाएगा, और 8वें दिन हनुमान जी को जो है सो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ठीक है, वो तो ज्ञान गुण सागर है, आप अंधे हो। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अष्टमी तिथि को क्या नहीं करना चाहिए? मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए, मांसाहार का प्रयोग न करना चाहिए। नवमी तिथि को भी आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी अन्य पदार्थों का जल के अलावा किसी अन्य केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए स्नान करना। 10वीं तिथि को उबटन न लगाएं, द्वादशी तिथि को उबटन न लगाएं, त्रयोदशी तिथि को उबटन न लगाएं, एकादशी को लगा सकते हैं, इसका मतलब यही है। बाकी अन्य तिथियों में लगा सकते हैं, 10वीं, द्वादशी और त्रयोदशी को उबटन न लगाएं। चतुर्दशी तिथि में लिखा गया है क्षौर कर्म। क्षौर कर्म का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? कटिंग कराना सर, बाल कटवाना। बाल दाढ़ी बनवाना गुरुजी। बाल दाढ़ी बनवाना, क्षौर कर्म। तो उस दिन हमको सैलून का प्रयोग नहीं करना, ठीक है ना? इस दिन चतुर्दशी तिथि को सैलून का प्रयोग नहीं करना। और अमावस और पूर्णिमा को कहा जाता है कि हम लोगों को सेक्स नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र संगत बातें हैं, हम आप जितना मान सकते हैं माने, नहीं मान सकते तो नहीं माने। तो तिथियों में ये लिखा हुआ था, तो हमने कहा कि ये ज्ञान अगर आप लोगों को मिल जाए, कुछ लोग भी अनुसरण करें, या कुछ लोग ये पता लगाने में लग जाए कि क्यों नहीं लगाना चाहिए, अगर कोई साइंटिफिक रीजन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। गुरुजी गरुड़ क्योंकि पुराण में लिखा अमावस हुआ है। तिथि सूर्य को और पूर्णिमा तिथि चंद्रमा को समर्पित है, और सूर्य जीवन दाता और चंद्रमा पोषण दाता है। तो ऐसे स्थिति में आप यदि सेक्स करते हैं तो आप अपनी एनर्जी का एग्जॉस्ट करते हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि नहीं करना। तो बाकी और भी कोई कारण होता होगा, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोगों ने सुना होगा तिथि क्षय और तिथि वृद्धि। कितने लोगों को मालूम है तिथि क्षय और तिथि वृद्धि किसे कहते हैं?
जी गुरु जी पता है। पता है सर। योगेश जी, मृत्युंजय जी और अनुराधा जी को भी पता है, आचार्य मनोज जी को भी पता है, असीम सेन जी को भी पता है तिथि वृद्धि तिथि 6? नहीं पता। तो तिथि वृद्धि और तिथि क्षय को पढ़ना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है पढ़ना। तिथि क्षय है तो उसमें शुभ कार्य वर्जित, ठीक हो गया। और तिथि वृद्धि के लिए भी कहा जाता है कि नहीं करना चाहिए। अब उसमें से किसी एक को शुभ और दूसरे को अशुभ मानने का विधा है, वो आगे देखेंगे। तो सूर्योदय के समय जो प्राप्त तिथि है, वही तिथि यदि अगले सूर्योदय के समय भी प्राप्त हो तो तिथि वृद्धि कहते हैं। एकदम साधारण सा परिभाषा समझिएगा। आज सूर्योदय के समय जो तिथि प्राप्त है, वही कल सूर्योदय के समय भी यदि तिथि प्राप्त हो तो तिथि की वृद्धि हो गई, यही कहते हैं। और आज सूर्योदय के बाद कोई तिथि प्रारंभ हुआ, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, और कल के सूर्योदय से पहले वो तिथि समाप्त हो गया, तो उसको तिथि क्षय कहते हैं। सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो, आज सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो तिथि, और कल सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए, तो उसको तिथि क्षय कहते हैं। बड़ा मजा आता है जब तिथि क्षय होता है ना, वो नवरात्रों में। तो 8 दिन की जगह 7 दिन में ही अष्टमी आ जाता है। तो जो नवरात्र भूखते हैं, है ना, उनको जल्दी 1 दिन पहले खाना मिल जाता है। वो पूछते रहते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो पूछेंगे कि इस बार 2 तिथि पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पंडित जी बता दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 1 दिन पहले भोजन मिल जाएगा बहुत बढ़िया से। क्यों करते हो ऐसा? ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि बहुत लोगों को ये बात सिर्फ परिभाषा से समझ में नहीं आया होगा। मृत्युंजय जी से जानकारी लेना चाहेंगे जी कि कितने घटी आगे तक तिथि हो जो तिथि वृद्धि मानी जाए। गुरु जी घटी के बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे। और कोई विद्वान? सर 2 घटी। कन्फर्म, या हमारे जैसा है आप भी? सर आपके जैसे ही हूँ सर मैं भी। मतलब आपसे तो बहुत कम हूँ, मतलब मैं क्या मतलब। नहीं नहीं, मैं चूंकि 2 घटी ही बोलने वाला हूँ, इससे ज्यादा नहीं बोलने वाला। कि कम से कम 2 घटी अगर गत नहीं होगा तो उस तिथि का वैल्यू नहीं दिया जाता। समझ रहे हैं ना? और आप लोग ये भी समझिएगा कि बिहार में तृतीया है और दिल्ली में चतुर्थी तिथि है। समझ रहे हैं ना? ऐसा भी होता है। इसीलिए अलग अलग इलाके का पंचांग निकलता है। वो कैसे होता है वो भी हम आप लोगों को बता सकेंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि
कि आज सूर्योदय है और सूर्योदय कितने बजे का है? 6 बजे का है, ठीक है। और 5 बजे तृतीया तिथि लग गई, माना 5 बजे तृतीया तिथि लग गई और अब ये चलते हुए कल का ये सूर्योदय है, 24 घंटा चल गया और 9 बजे तक तृतीया तिथि ही रहेगा। और यहाँ भी क्या है कि 6 बजे सूर्योदय हो जाएगा। अब क्या हो गया, यहाँ भी तृतीया था, यहाँ भी तृतीया है, 9 बजे के बाद क्या आ जाएगा? चतुर्थी। लेकिन उस दिन कोई भी कार्य करेंगे तो तृतीया तिथि का ही उच्चारण किया जाता है और कई बड़े बड़े पंडित तृतीया उपरांत चतुर्थी तिथि का उच्चारण करते हैं। क्लियर हो गया? तृतीया उपरांत चतुर्थी तिथि का उच्चारण कर लेते हैं, तो ठीक है। जैसे आज आज 8:22 तक अमावस्या तिथि थी, उसके बाद प्रथमा तिथि आ गई। तो नॉर्मली लोग जो अमावस्या के लिए पितृ के लिए कुछ करते हैं वो 11-12 बजे के आसपास करते हैं, जो लिखा हुआ है। तो वो फिर अमावस्या में आज गिना ही गया तो या करेंगे, आज ही करेंगे, उदया तिथि के हिसाब से वो कर्म आज ही करना है उसको। जी ठीक हो गया? चाहे वो 12 बजे दिन में करे या शाम को करे, उदया तिथि के हिसाब से वो आज ही करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये हो गया जी तिथि वृद्धि। तिथि वृद्धि इसका मतलब 7 तारीख को यदि तृतीया है, ये 7 तारीख है और ये 8 तारीख है, तो 8 तारीख को भी तृतीया ही लिखा जाएगा। अच्छा, उसका ना घटी पल या घंटा मिनट बगल में लिखा रहता है, वो सब बाद में समझे। ये समझ में आ गया? अब आप समझिएगा कि ये 9 बजे तक क्या था? तृतीया था। तो 9 बजे से क्या शुरू हो गया? चतुर्थी। 9 बजे से चतुर्थी शुरू हुआ और फिर एक सूर्योदय और ले लेते हैं और यहाँ सूर्योदय 6 बजे के आसपास ही लेते हैं। 2-4 मिनट आगे पीछे होते रहता है, आप लोग अप्रोक्सीमेट मान के चलिएगा। और क्या होता है कि 5 बजे चतुर्थी समाप्त हो जाता है। तो सूर्योदय के समय क्या था? तृतीया। और यहाँ सूर्योदय के समय क्या रहा? यहाँ भी तृतीया लिख दीजिए। क्षमा चाहेंगे, पंचमी आ गई जी, पंचमी। क्योंकि बीच में क्या हुआ कि 9 बजे, सूर्योदय के बाद 9 बजे से लेकर के 5 बजे सुबह चतुर्थी तिथि सूर्योदय में कभी लगी ही नहीं, बीच में ही समाप्त हो गई, तो उसको तिथि 6 कहेंगे। तिथि 6 कहेंगे। इसमें भी 2 घटी देखेंगे सर? 6 में भी? जी, 6 में भी 2 घटी देखेंगे सर? ये अगर सूर्य उदय से 2 घटी पहले तक है, खत्म हो गई है, तो माना जाएगा या इसमें घटी का बीच में मान भी बनी सकते है? हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। अब इसी में पंडित लोग आपस में लड़ते रहते हैं। नहीं देखते हैं कि राम जन्मभूमि जैसा उद्घाटन है ना, और उसके लिए यदि कह दे, वैसे तो शंकराचार्य बहुत विद्वान होते हैं, ठीक है, लेकिन आज के शंकराचार्य से विद्वता की उम्मीद भी नहीं कर। आप लोगों को लगता होगा कि सर कभी कभी बड़ी बातें बोल देते हैं, लेकिन बड़ी बातें नहीं बोलते।
ठीक है ना, पंच गुरु जी का पंचपात्र और लंगोटी धो करके जो है सो शंकराचार्य बने, और ऐसे शंकराचार्य से विद्वता की उम्मीद कैसे किया है? अगर विद्वत मंडली से शास्त्रार्थ लेकर के अगर आप शंकराचार्य बने हैं तो विद्वता की उम्मीद की जाए, ठीक है ना। लेकिन विद्वानों की कमी नहीं है, और यदि वाराणसी के विद्वानों ने मुहूर्त दे दिया तो उसको काटने के लिए ना साउथ वालों को भी भारी लगता है, ठीक है ना। उस पर फिर प्रश्न चिन्ह लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वाराणसी में आज भी उत्कट विद्वान रहते हैं। आप जान भी नहीं पाएंगे कि ये जो साधारण व्यक्ति है ये इतना बड़ा विद्वान। तो अब क्या होता है कि कभी कभी जब रात्रि का महत्व होता है तो तिथि 6 में भी, जैसे करवा चौथ का व्रत मनाते हैं तो उसको उदया तिथि के हिसाब से नहीं मनाना चाहिए। उसको रात में जब चौथ तिथि, चतुर्थी तिथि व्याप्त हो उस समय को मनाना चाहिए। चाहे उस दिन सूर्योदय के समय तृतीया था, चतुर्थी तिथि नहीं थी, लेकिन हमको चौथ व्रत चतुर्थी तिथि 9 बजे लग गई और कल सूर्योदय के समय भी चतुर्थी है, लेकिन कल रात में पंचमी आ जाएगा, इसीलिए चतुर्थी तिथि में हमको चांद देखना था, इसीलिए करवा चौथ का जो व्रत है वो व्रत हम कब मनाएंगे? जिस समय चतुर्थी तिथि व्याप्त होगी उस समय मनाएंगे। उसी तरह से गणेश चौथ में भी बात इसी तरह से मनाया जाता है। ठीक हो गया? लेकिन पर ये नियम वट जन्माष्टमी सावित्री के व्रत में नहीं लागू होता, क्योंकि वो दिन में मनाया जाता। तो अगर दूसरे दिन भी वही तिथि है तो कभी कभी दूसरे दिन वट सावित्री का व्रत मनाया जाता। क्लियर हो गया? तो इसके लिए आगे धर्म सिंधु है और हमारे बिहार में चलता है वर्ष कृत्यम। वर्ष भर के पर्व त्योहार किए जाते हैं, तो वर्ष कृत्यम आदि में भी इसकी चर्चा की गई है, मुहूर्त आदि की चर्चा की गई है, वहां से जाकर के जानकारी लिया जा सकता। तो ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया तिथि 6 और तिथि वृद्धि। तो मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, आप क्वेश्चन ही लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जी बोलिए, क्या क्वेश्चन? सर बस मैं ये रात्रि के जो त्योहार आपने 2 लिखवाए हैं, उसके अलावा जो जन्माष्टमी है या शिवरात्रि है वो सारे मान लें त्योहार, जो भी रात्रि वाले जी, त्योहार है? जन्माष्टमी शिवरात्रि को भी मानना है। हमने दो ठीक है तो सर। पॉपुलर है इसीलिए बता दिया, जन्माष्टमी और शिवरात्रि को भी मानना है। ठीक है। गुरुजी, जैसे अयोध्या भूमि का जो नींव था वो तो बनारस के पंडित ही दिलवाए थे, नींव का मुहूर्त निकाले थे, और जो दिलवाए थे गंगाधर पाठक वो मेरे गुरुजी हैं। अच्छा। और तो जी, और इसी पे एक एस्ट्रोलॉजर हैं एच.एस. रावत, वो कह रहे थे कि देवता सोए रहते हैं, 20 अगस्त को मुहूर्त नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुहूर्त निकाला तो इतना विवाद हो गया, घोटाला हुआ, ये वो बोल रहे थे। एच.एस. रावत ज्योतिषाचार्य हैं जी और इतना पुस्तक लेकर के टीवी पे पहले बैठा करते थे। अभी उत्तराखंड में बड़ा सा भूखंड जो है बना करके अपना आश्रम चलाते हैं, ठीक है ना। जी और रियल में यदि मान समझोगे तो अब क्यों अब शब्द किसी के लिए निकालें? इन ऐसे लोगों की वजह से हमारा ज्योतिष बर्बाद हुआ, जी जी गुरुजी, यही हम भी बोलने वाले। ठीक है। गुरुजी, ज्योतिष का रावत की कितनी औकात जो बनारस के पंडितों को मना कर सके, जी ठीक है ना।
टीवी में आ गए, पॉपुलर हो गए, थोड़ा पैसा हो गया, 50-100 करोड़ रुपया कमा लिए, तो हम थोड़े ज्ञानी हो गए, ठीक है ना। और जिन लोगों ने मुहूर्त दिया, इतना बड़ा मुहूर्त दिया, जो लोग बोल रहे हैं कि मुहूर्त अच्छा नहीं है, उसको सब जानता है। जिसने मुहूर्त दिया उसको कोई नहीं जानता, वो अंधेरे में है। तो विद्वता दिखाने की चीज भी नहीं है, इसीलिए तो गुरुजी, अच्छा ये है कि वो शुक्र अंधेरे में है। शुक्र और गुरु से उनको देखा जा सकता है। उनका किसको? शुक्र है, वो रावल जी को शुक्र, उनका शुक्र जैसे पांडित्य होगा, और जिन्होंने निकाला है गुरु जैसे पंडित। हाँ, ये सही बताया। गुरुजी, अगर ज्योतिष का ज्ञान सच में अगर किसी को प्राप्त होगा तो आपसे ही हो सकता है। और बात अगर उनकी रही एच.एस. राव जी की, तो ज्योतिष में उनको हो सकता है ज्ञान हो, लेकिन अब वो समझा सके आपके जैसा, ऐसा उनमें क्या किसी में भी क्षमता नहीं है कि आपके जैसा कोई समझा सके कि ज्योतिष एक जीवन में कैसे अप्लाई। कोई बात नहीं है, रहने तो मुझे पता है आप लोग हमारे बहुत प्रशंसक, ठीक है। जी। और गुरुजी, लेकिन और गुरुजी मैं अभी बात। ज्योतिष में बड़ा दुखी हूँ, ठीक है ना। जी। या तो कुछ विस्फोट हो जाएगा हमसे, ठीक है, तो तब तक विस्फोट नहीं करना चाहता हूं जब तक गृहस्थ जीवन में हूं। जरा गृहस्थ जीवन त्याग लूं, उसके बाद फिर विस्फोट होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर तैयार रहेंगे लड़ने भिड़ने के लिए। जेल तो जेल ही सही, कोई मारने आ जाएगा तो मार ही डालो, क्या करना है। नहीं नहीं गुरुजी, हम लोग हैं आपके आगे सुरक्षा कवच। तो वो अभी विस्फोट नहीं करना चाहते, किसी के विषय में इस तरह से खुलेआम नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन जब तक बोला नहीं जाएगा तब तक वो ठीक भी नहीं होगा, आगे देखा जाएगा। जीवेश जोशी, बताओ क्या प्रश्न है? गुरुजी, आपने जैसा अभी कहा था कि रटना, तो रटा गुरुजी, रटने से बिल्कुल याद हो गया, पर अब लगता है शायद गलत याद हो गया वो। कॉलेज में जो अभी हमने पढ़ा, नंदा तिथि को रविवार और मंगलवार हो तो वो जो है अशुभ है, मृत योग है। पर उसको पीयूष धारा टीका के अनुसार हमको पढ़ाया था, वहाँ पे अमृत योग पढ़ाया था, तो वो पूरा वही हमको याद था। जैसे पीयूष धारा के अनुसार वो कहते हैं कि सूर्य नंदा तथा सौम्य भद्रा, भौमे नंदा बुधे जया, गुरो रिक्ता, शुक्रे भद्रा, शनो शनौ पूर्णा मृत्यर्थ। इस वचन से इस सही अमृत योग को कुछ लोग मृत योग बताने की चेष्टा करते हैं, तो इसके अनुसार उन्होंने वहां पे अमृत योग बताया था हमको। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया था हमको बहुत। नहीं नहीं, चिंतामणि को मानो, ठीक है ना। कई जगह पे तुमको ये सब कन्फ्लिक्शन मिलेगा, लेकिन अपना जो हम जो पुस्तक बता देते हैं ना, उस पुस्तक को न मानो कि इस पुस्तक में जरूर बहुत बहुत पापड़ बेलने के बाद बताते हैं हम किसी को, ठीक है ना, ताकि तुम लोगों को उतना नहीं बेलना पड़े, इसलिए जो याद किए हो वो सही है। आपने जो बताया वो वाला रखना है ना, मृत योग रखना, वो दग्ध अशुभ योग रखना है ना। हाँ, अशुभ योग। जी जी, हाँ जी, वहाँ अमृत बताया था उन्होंने। कोई बात। असीम सेन जी, बताइए क्या प्रश्न है? मेरा गुरुजी प्रणाम। मेरा जो दो क्वेश्चन है, आप जो बताया था भद्रा और बुधवार में पढ़ा है, लेकिन नक्षत्र मैच नहीं किया, तो उस टाइम में कुछ शुभ काम कर सकते हो क्या? ताकि वो दो ही योग से सिद्ध योग बन जाएगा। जहाँ जरूरत होगा नक्षत्र का योग होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं बताएंगे, ठीक है ना। और बताइए। और एक बताइए आप अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया बारे में बताइए, जो सूर्य जो मेष राशि में होगा और चंद्र जो वृष राशि में होगा, तो वो दिन शुभ माना जाता है। लेकिन चंद्र अगर वृष राशि में होगा, ये अशुभ चंद्र नहीं होगा सूर्य का लिए। मानस चंद्रमा अशुभ है, लेकिन हमने क्या किया कि ये ज्योतिषी एक ऐसा चीज है जो ये बता रहा है कि 1000 साल बाद भी यदि अक्षय तृतीया होगा ना, तो मेष राशि में सूर्य होगा और वृष राशि में चंद्रमा होगा, तो आसपास है तो चंद्रमा तो छीन रहेगा ही, इसको कौन मना कर। पर दोनों अपने उच्च राशि में होंगे। हाँ, दोनों अपने अपने उच्च राशि में होंगे। हाँ, दोनों अपने अपने उच्च राशि। अच्छा, एक तिथि का समय कोई स्पेसिफिक टाइम है क्या? कोई तिथि छोटा बड़ा है, कोई बड़ा है? हाँ, तिथि छोटा बड़ा होता है।
ठीक है। आचार्य मनोज और जी, वो जो लेकिन गणनाओं के अनुसार, क्योंकि अब ये इतना इतना अगर मैं बहुत विनम्रता से स्वीकार कर लेता हूँ, इतना हमको नहीं पता कि 12 डिग्री की एक तिथियां होती हैं, लेकिन वही 12 डिग्री की तिथियां कभी बड़ी क्यों हो जाती हैं और कभी छोटी क्यों हो जाती हैं, ये मुझे नहीं पता कि चंद्रमा का चाल और सूर्य का चाल जो भी है वो कब धीमा और कब ज्यादा तेज हो जाता है, जिसके वजह से तिथि क्षय तिथि वृद्धि के कारण बनता है, ठीक है ना। और ये कौन सी तिथियां हैं, जैसे कि राशि बोला गया है, आप लोग अगर कभी आगे पूछेंगे तो मैंने हर्ष और दीर्घ राशि बताया गया है, लेकिन तिथि में हर्ष और दीर्घ नहीं बताया गया, लेकिन ये होता है, ठीक है ना, रियल में होता है। आचार्य मनोज जी। गुरुजी, ये सूर्य हाँ। सिद्धांत में इसका पूरा वर्णन किया गया है जो हाँ, वो आप बता रहे हैं, सूर्य सिद्धांत में है सारा ये। सूर्य जीवेश सिद्धांत को नहीं पता। नहीं पढ़ पाते हैं, रियल में बताए ना, अपने अपने से सूर्य सिद्धांत नहीं पढ़ पाते हैं, इसके लिए सोच रहे हैं विद्वान वगैरह मिले, उनके शरण गुरुजी में चला जाए। गुरुजी, हमने गुरुजी पढ़ा है सूर्य सिद्धांत एमए में, इसलिए हम बता रहे हैं कि ये उसमें दिया गया है, और जीवेश को ज्यादा पता होगा इसके बारे में, वो भी पढ़ रहा है। गुरुजी ये मैं हम कुछ सुन नहीं पाए बोलूं? गुरुजी, वो ईयरफोन हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ, बोलो विद्या। गुरुजी मतलब सर्किल के हिसाब से देखेंगे तो 12 डिग्री इक्वल होगा, पर वो तो ओवल शेप में होगा ना, इसीलिए वो ज्यादा कम हो सकता है। अच्छा, ठीक, चलो। आचार्य मनोज। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मुझे 7 तारीख को 11:47 अमावस्या लगी थी, और उसी दिन पंचांग में पितृकारी अमावस्या दे रखी है, अगले दिन देवकारी दे रखी है। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि 11:36 से 12:44 के बीच अमावस्या होगी तो वही पितृकार्य के लिए मानी जाएगी, और पंचांगों में लगभग यही रहता है जी। हाँ, तो यही तो बोला गया ना कि जिस समय वो तिथि व्याप्त हो, दोपहर में अगर हम पितृ का काम करते हैं हाँ। तो उस तिथि को ही मान करके करना चाहिए जिस तिथि में वो व्याप्त हो, ये हर जगह लागू किया जा सकता है। पितृकार्य अगर मुझे 11 अगर 12 अगर 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 दूसरे दिन 11-12 बजे दिन में पितृकार्य के लिए नहीं दिया गया है तो 11-12 बजे दिन तक यदि अमावस नहीं है तो पितृकार्य को पहले दिन किया जाए। और गुरुजी जन्माष्टमी का मैंने पढ़ा था कि निश्चित काल में जब अष्टमी होगी तभी मना जाए। हाँ, निश्चित काल में जन्माष्टमी होगी तभी। और गुरुजी मैं अच्छा श्रावत की बताऊं, मैं वो नरवाणा में गया था जो सर अमावस के एक मिनट योगेश जी, क्या बता रहे थे आचार्य मनोज? मैं नरवाणा में गया था, ज्योतिष सम्मेलन था, अच्छा श्रावत वहां मुख्य अतिथि थे। अच्छा। तो वो उसका लड़का भी बोला, वो भी कई देर बोला जी, लेकिन वो ज्योतिष से बहुत दूर की बातें बोल रहा था। तो मैंने पूछा जी कोई सवाल भी पूछ सकता है क्या? बोला यहाँ पूछ सकता है। तो मैंने उससे पूछा जी अशुभ ग्रह कहाँ शुभ फल देते हैं, ग्रह वक्री क्यों होते हैं, और ग्रह कहाँ दिग्बली होते हैं? तो इसमें से उसने एक भी बात का नहीं पता था, और उसने कहानी सुनाई और वो माइक छोड़ के चलने लगा। मैंने फिर कहा जी आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो फिर उसने एक नई कहानी सुनाई, वो फिर चलने लगा। मैंने फिर माइक से कहा जी आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, आपने कहानी बहुत अच्छी सुनाई। तो उन्हें फिर एक और नई कहानी सुना दी थी। और उसने अपने आदमियों से इशारा करा कि माइक ले लो इससे। तो मैंने कहा माइक नहीं दूंगा, पहले उत्तर दो, या फिर हार मान लो, भाई मेरे को नहीं पता ये कह दो। पर उसको कुछ भी नहीं पता थी, वो जितना भी बोल रहा ज्योतिष के नजदीक भी नहीं बोल रहा। सब ईश्वर सबको भोजन पानी देता है, उसको उसको भी भोजन उसके दिया बाद उस है। प्रोग्राम में गुरुजी मैं लगभग 1 घंटा रहा। जितने भी अतिथि सब मेरे से मिले, मैंने बताया कि मैं देवसर धाम से हूँ, तो वहां सब मिले और जो आ रहे थे, लेकिन उसने दोनों पिता पुत्र ने मेरे से आंख भी नहीं मिलाई। अच्छा, ऐसा ही घटना होते होते मैंने अब जाना छोड़ दिया, अब मैं कहीं नहीं जाता हूँ सम्मेलन। अब तो निमंत्रण आना भी बंद हो गया है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये नहीं आएंगे, इनको तुम चीफ गेस्ट भी बना दो फिर भी नहीं आएंगे, इसीलिए अब निमंत्रण आना भी बंद हो गया। आशुतोष प्रधान जी। वो अपने आप प्रोग्राम सेट करते हैं जी। हाँ हाँ, वो वो मैंने देखा उनका, तो उनको दोनों पिता पुत्र को कुछ भी नहीं आता। पिता विवाह को ही किस नहीं मुहूर्त में आएगा तो करना पुत्र चाहिए? कहाँ से सीखेगा? गुरुजी विवाह ये किस दो मुहूर्त घटी में करना चाहिए, घटी उसका भी वाला उन्होंने फटाक जवाब दिया जी। अच्छा, कोई चलिए। तो ये 2 घटी वाला थोड़ा डाउट है। तो तिथि से 2 घटी पहले 2 घटी बाद, तो सोच लीजिए एक तिथि मतलब सूर्योदय से 2 घटी
के अंदर मतलब शुरू हो कम जाता है। से अगर मान लीजिए 6 बजे यदि सूर्योदय हो रहा है तो 6:48 तक वो तिथि चलनी चाहिए, तब उसको तिथि वृद्धि बोला जाएगा, ये कहा जा रहा है। अच्छा गुरु जी। क्लियर हो गया? हाँ गुरु जी, लेकिन सोच लीजिए कोई 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 तिथि जस्ट 6:50 मतलब 5:50 को लगा है, तो उसको कौन सा तिथि बोला जाएगा? वही वही तिथि बोला जाएगा, क्योंकि वो तो हाँ हाँ हाँ, दो घटी वो तिथि ऑलरेडी सूर्योदय तक अभी तक वो भोग फिर नहीं भी हुआ। एंट्री में प्रॉब्लम नहीं है, एग्जिट में प्रॉब्लम, ठीक है ना? हाँ गुरु जी, और जो उदय तिथि है, उदय तिथि के हिसाब से कौन कौन सा कार्यक्रम होता है, और बीच में लगे हुए तिथि से कौन कौन सा कार्यक्रम होता है, ये कंफ्यूजन रहेगा थोड़ा। चलिए अगले क्लास में प्रयास करेंगे दूर करने का। सुदर्शन कोटा जी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, इस वर्ष का अक्षय तृतीया परसों आ रहा है ना, 10 तारीख को, शुक्रवार को। जी हाँ। उस दिन गुरु और शुक्र दोनों अस्त रहेंगे, तो अगर कोई मूंगा और मोती धारण करना चाहे तो कर सकते हैं उस दिन? हाँ, अभी मत कीजिए। अच्छा। वैसे आप व्रत धारण कर सकते हैं, हाँ। लेकिन ये वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया है, हाँ। चंद्रमा तो शुभ है नहीं, हाँ। तो वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी नवमी दशमी अर्थात अगले जब भी समय मिल जाए वहां धारण कर लीजिएगा। ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसी दिन हम सारे कार्य कर सकते हैं। किसी ने बोला कि मैं घर का मुहूर्त कर सकता हूँ, मैंने कहा नहीं कर सकते हो। हाँ। गृह प्रवेश के लिए अलग तिथि आती है, शादी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, शादी के लिए अलग तिथि आती है। तो ऐसा नहीं, अक्षय तृतीया में लोग अब तो ये टीवी पे इतना न बोलने लग गए हैं लोग कि पागल बना देते हैं। ठीक है, चलिए देख कितना प्रभाव। थैंक यू। अभी अभिनव जो जौहरी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, अगर मान लीजिए कि तिथि, वार और नक्षत्र तीनों फेवर कर रहे हैं, तो तीनों शुभ हैं, तो ऐसे समय हमें टाइम को भी महत्व देना चाहिए कि किस टाइम पर क्या काम करना चाहिए, इस तरीके का भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। मुहूर्त का तो मतलब टाइम ही है। मुहूर्त वो कालखंड है जिसके मध्य आप कार्य करो, ठीक है। लेकिन सभी जनरल सभी कार्यों के लिए उस कालखंड को पकड़ने की जरूरत नहीं। कुछ चीजों को दिन भर मानो, जैसे मैं लोग बोलते हैं दीपक धनतेरदशी के दिन शाम को जाइए दीपक वो धन खरीदिए, तो मार्केट तो लुट जाएगा, इतना भीड़ हो जाएगा अगर लोग एक ही समय जाए। मैं कहता हूँ दिन भर खुला हुआ है, जाओ मार्केटिंग करो, ठीक है ना? जी जी जी। गुरु जी, वो चौगड़िया जो समय निकालते हैं जिससे हम, वो अगले तो क्लास में या उसके अगले क्लास में आपको पढ़ा देंगे, चिंता मत। ठीक ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। नीलम जी। गुरुजी नमस्ते गुरुजी। बहुत ही सिली क्वेश्चन है। मैंने जैसे हमेशा सुनती हूँ क्षीण चंद्रमा और पीड़ित चंद्रमा, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ हमेशा इस बारे में। तो क्षीण चंद्रमा उसको बोलेंगे ना, जैसे जो शुक्ल पक्ष की पहली 5 तिथि हैं तो अशुभ हो गया, तो वो क्षीण चंद्रमा। और पीड़ित जब उस पे किसी अशुभ ग्रह की बुरी हो, राहु केतु एक्सिस में हो, तो ये हाँ, डिफरेंस। ये ओके पीड़ित चंद्रमा। ओके, थैंक यू गुरुजी। और एक बात के लिए बस थैंक यू बोलना था कि मैंने आज से ही एग खाना शुरू किया, मुझे डॉक्टर ने बोला, और मैं बहुत अंदर से दुखी थी। शायद भगवान ने आपके थ्रू मुझे मैसेज पहुंचाया कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मैं खा के क्लास में आ रही थी तो मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अपना शास्त्र का पढ़ने जा रही हूँ और मैंने नॉनवेज खाया है। तो थैंक यू इट मीन्स अ लॉट। मुझे सुन के ठीक लगा कि आई डिडंट डू एनी पाप, नहीं किया मैंने कुछ। तो थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू। ना ना, कोई पाप नहीं। गुरुजी, आप पूछ रहे थे कि कौन से किताब में बताया गया है, पता नहीं, लेकिन हम एक बार पढ़ रहे थे, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, करने के बाद वैतरणी कुंभ विपाक नरक इत्यादि इत्यादि बताया जा रहा था। भगवान कृष्ण गरुड़ जी से कह रहे थे। हाँ हाँ, वो ऐसा थोड़ी है कि नहीं कहा गया हो, ठीक है। जी, और कह रहे थे कि ब्राह्मणों को दूध का, इन सब चीजों का व्यापार नहीं करना चाहिए, निषेध है। तो वो अब तो सब चीज लिखा हुआ है, लेकिन हमारा कहना है कि बहुत कड़े शब्दों में जो हमारा उसमें सबसे पहले तो यही कह दिया है कि आपको किसी की हत्या ही नहीं करनी, ठीक है। जब हत्या नहीं करनी तो मांस मछली खाना का। लेकिन
क्योंकि ये जीवन चक्र है, आप लोग जानते हैं जीवन चक्र तभी चलेगा जब एक दूसरे को लोग खाएगा। जी तो इंसानों को बाहर कर दो तो सारे जंगली जानवर जीवन चक्र पर ही आधारित, जी लेकिन सारे सुविधाएं मनुष्यों के लिए बनाया गया। और मनुष्यों में जो भी गृहस्थ में रहता है उसको पोषाहार चाहिए, और पोषाहार के लिए मांसाहार होना सबसे सरल तरीका है उसको पोषाहार प्राप्त करने। और कोई भी चीज जैसे प्रोटीन मछली से जितना प्राप्त होगा उतना पनीर से प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए खाने पीने में बताया गया, लेकिन वो किसके लिए बताया गया? जिसको बैतरनी टपना है उसके लिए ना, जिसको यहीं बार बार जन्म लेकर के आना है उसके लिए थोड़ी बताया गया, ठीक है। जी और इस जन्म में खा लिए तो अब अगले जन्म में देखेंगे बैतरनी की बात, 84 लाख योनि के बाद। हाँ वो अगले जन्म में देखेंगे। लेकिन सन्यासियों के लिए तो लहसुन भी खाना वर्जित है, तामसिक भोजन ही वर्जित है, ताकि आपके शरीर को डिमांड ही नहीं हो कि आपको, आपका शरीर डिमांड ही नहीं करे कि हमको सेक्स चाहिए, शरीर डिमांड ही नहीं करे कि हमको क्रोध करना जरूरी है। अगर तामसी भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर इतना शांत रहेगा, मन चित्त इतना शांत रहेगा कि ना हम किसी के ऊपर क्रोधित होकर के बोलेंगे, और ना ही हमारे नीति में, हमारे नियति में आएगा कि हमको किसी के साथ सेक्स करना है, ये नहीं आएगा। इसीलिए वो सन्यासियों के लिए ये बिल्कुल सब चीज वर्जित, गृहस्थ के लिए जरूरी है। उसको क्रोध भी करना है, उसको बच्चे भी पैदा करने हैं, उसको सृष्टि का भी संचालन करना है, इसीलिए उसके लिए जरूरी। मिली सर पंचांग जो होता है, जैसे मेरे पास भी पंचांग है, तो हर शहर का अलग अलग पंचांग होता है। तो नक्षत्र की जो टाइमिंग लिखी रहती है, तो हर शहर में, हर शहर के पंचांग में अलग अलग टाइमिंग होती होगी ना? जी, सब अलग अलग होता है, और हम वो बता देंगे आप कैसे टाइम को करेक्ट कर सकते। और ये नक्षत्र टाइमिंग मुझे करेक्ट सीखना है। वो सारा टाइम करेक्शन, एक टाइम करेक्शन कर लो सब टाइम करेक्ट हो जाएगा। और बाकी ज्यादा अच्छा है कि आप उस शहर का पंचांग रखो, ठीक है ना। हाँ, आप जिस लेकिन शहर अगर में, आप जिस शहर में प्रैक्टिस करते हो उस शहर का पंचांग रखो। जैसे ही हम यहाँ से गांव जाते हैं ना, तो अपने पंचांग से नहीं देखते हैं। अगर वहां किसी ने कुछ पूछ लिया तो अपने चाचा से या अपने भतीजा से बोलते हैं जरा घर से पंचांग ले आना, वो ले आता है, तो उस पंचांग से देख के बताते हैं, समझ रहे हो। तो जैसे ये जरूरी है। जैसे पुराना, जैसे मान लीजिए मुझे 1973 का देखना है और कोई दूसरा शहर है, जैसे मान लीजिए कि इलाहाबाद है या फिर लखनऊ है, तो उसके लिए तो मतलब कि एक जो 100 वर्षों का पंचांग है वो रखना जरूरी होगा ना? हाँ रखना जरूरी है। बाकी अब तो ऐप आ गया है, ऐप बता देगा, अब एप्लीकेशन बताता है, ठीक है। कुछ खामियां हैं जो धीरे धीरे ठीक हो रहा। इसमें टेक्नोलॉजी वाले आदमी ज्योतिष से अगर कुछ बचा पाया है तो टेक्नोलॉजी वाला ले ले करके, भीख मांग मांग करके सॉफ्टवेयर बनाया है, तिथि मुहूर्त बनाया है, ये सब बनाया है, उन लोगों का धन्यवाद। आशुतोष योगेश जी। सर बस मेरा वही क्वेश्चन था जो अमावस्या तिथि वाला, तो अभी किसी और ने पूछा तो फिर वो थोड़ा चेंजेस लगा मुझे बात में। मतलब अगर जैसे 8/22 तक अमावस्या तिथि है तो 11 बजे हमें कोई काम करना है, तो वो 11 बजे आज वाले दिन ही करना है या पहले दिन 11 बजे करना है? पहले दिन 11 बजे का। तो मतलब फिर आज जो तिथि थी उसमें अमावस्या तिथि जिसने 11 बजे किया वो प्रथमा तिथि में काम हो गया? जी हाँ, प्रथमा तिथि में काम। गुरुजी, ठीक जैसे है। हमारे मिथिला क्षेत्र में वैदेही पंचांग चलता है, तो क्या हम यहाँ पे ऋषिकेश पंचांग से नहीं बता सकते किसी को कुछ? ऋषिकेश पंचांग से बताएंगे तो उसमें ना डे में, दिन दिन में ही दिक्कत आ जाता है। तिथि तिथि दिन कहते हैं, तिथि में ही दिक्कत आ जाती है। जी कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिक्स है, वो बता देंगे हम आगे। बाकी जब जाते हैं तो घर में, परिवार में तो कोई ना कोई, हमारे परिवार में पता है ना, जहाँ जाएंगे कोई पूछने आएगा तो घर, उसी घर में बोलेंगे पंचांग दे दो, दे देगा, हाथ में पकड़ा देगा, ठीक है। तो मिल जाता है पंचांग, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। आशुतोष तिवारी जी।
गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी एक जैसे मिथ है कि अक्षय तृतीया में आप कोई भी काम कर सकते हैं, अभी आपने बोला ऐसा नहीं है। जैसे उस दिन सर अक्षय तृतीया में हमारा सूर्य अपने उस पे है, उच्च राशि में है, तो क्या सरकारी काम के लिए और यदि किसी को अपना नए ऑफिस ज्वाइन करना है सरकार में तो क्या कर सकता है सरकारी ड्यूटी में? हाँ हाँ, वो कर सकते, कोई दिक्कत अभिजीत मुहूर्त के आसपास ठीक रहेगा गुरुजी फिर नहीं। सेम जी डे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत मुहूर्त अच्छा। धन्यवाद जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मिलते हैं अगले बुधवार को फिर नए विषय के साथ। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सर। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।